क्या इसमें मानिए कि अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो जज के ऊपर क्या मतलब क्या किया जाता, क्या कार्रवाई होती है? करप्शन के एलिगेशंस लगेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। जज साहब भी लायबल हैं। सेक्शन 7 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, सेक्शन 13 है, उसके तहत उनकी लाइबिलिटी बनेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, दे कैन बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा सकती है, उनका भी ट्रायल होगा। वो अगर गिल्टी पाए जाएंगे तो दे विल बी इम्प्रिजन्ड ऑल्सो। लेकिन बात यह है कि इंडिया में जज को अरेस्ट कौन करेगा? जज को अरेस्ट करने से पहले आपको हाई कोर्ट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पहले आप, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में अगर सैंक्शन नहीं देती है तो रीता कौशिक मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है। अब हाई कोर्ट उनके खिलाफ सैंक्शन दे, पहले हाई कोर्ट अपनी इंटरनल इंक्वायरी करे, फिर उसको फाइंडिंग्स में ये आए, कोई वहां जाके या तो टेस्टिफाई करे या समहाउ इट इज फाउंड दैट यस दिस जज वाज करप्ट, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई चले, बहुत मुश्किल है एक्चुअली। सरकारी महकमों में देखिए इंक्वायरी चल जाती है, लेकिन गिल्टी पाया जाना और गिल्टी पाए जाने के बाद कोई सख्त एक्शन लिया जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज तक सी हाई कोर्ट्स में आई थिंक ओनली वन जज हैज बीन इम्पीच्ड, वन और मे बी 2 हाई कोर्ट जजेस हैव बीन इम्पीच्ड as far as high courts are concerned in the history of 77 years of independent India. Just 1 or 2 high court judges have been impeached, that's all. जो भी इन्होंने दिखाया है, किया है, तो इससे क्या क्या अभी क्या मतलब क्या उनको कुछ फायदा होगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे तो ये गटर में बहा देना, मेरी अस्थियां गटर में डाल देना। फायदा तो मतलब क्या कुछ इससे कुछ आउटकम निकलेगा? देखिए ये एक्चुअली इट इज अबाउट अ पब्लिक आउटक्राई। अगर समाज में अनरेस्ट है, जब हम लोग बात कर रहे हैं आप और मैं और हमारे जैसे और सैकड़ों लोग, हजारों लोग बात कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि कानून में कोई तब्दीली आए। इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत सैकड़ों हजारों मैंने मर्दों को देखा है कि उनके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई बिल्कुल 100% झूठे उनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। हमारे सामने फाइल आती है, हम फाइल को 2 पन्ने पलट के पहचान जाते हैं। कई मेरे सामने ऐसे जवान आते थे, वो कहते थे कि साहब मेरे खिलाफ ही मैडम ने मेंटेनेंस अलाउंस का केस फाइल कर दिया है, अब मेरी 33% सैलरी काट ली जाएगी, लेकिन साहब मेरी, मान लीजिए उस बंदे की 60,000 पेमेंट आ रही है, अब उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उससे उनका भी इलाज करवाना है, उनका भी घर चलाना है, एक बहन है या 2 बहन है, उनका भी कुछ खर्चा देखना है, बच्चे का भी खर्चा देखना है। अब अगर वो मैडम 33% ले जाएंगी तो उसके पास क्या बचेगा? और कई बार ये होता है कि वो पिछले 2 साल का कहते हैं कि आप एरियर्स भी दो, तो 33% मान लीजिए आपको 1 साल का और कवर करना है या 2 साल का और कवर करना है, तो वो कहेंगे कि ठीक है, आप अपना 50% दे दो, क्योंकि वो धीरे धीरे करके जो पहले का 33% बचा है वो अब हम आपसे 17% ही ले रहे हैं। 33% इस बार का, 17% पहले के टाइम का, तो आप 50% अपनी सैलरी आपकी डिडक्ट होती रहेगी 2-3 साल तक। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द मैन टू सर्वाइव विद वट एवर इज रिमेनिंग। पहले वो टैक्सेस देगा, पेरेंट्स के खर्चे उठाएगा, मिसलेनियस खर्चे हैं, होम लोन है, शायद कोई व्हीकल का लोन होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो ये है कि जो केसेस में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या जो केसेस सामने से दिख रहे हैं कि वो गलत हैं, कई केसेस में ऐसा है कि वो लेडी कहीं और से अर्न कर रही है लेकिन वही बंदा प्रूव नहीं कर पा रहा है। बात यह देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ, जो एविडेंस एक्ट के सेक्शंस 101, 102, 103 वगैरह में लिखे हुए हैं। उसमें यह है कि अगर लेडी आरोप लगा रही है उस मेल के खिलाफ, देन शी मस्ट प्रूव दैट शी इज बीइंग हैरेस्ड और शी इज बीइंग victimized or cruelty has been done upon her or she is not being maintained. But especially in the army what happens is कि वो burden of proof को उल्टा कर दिया जाता है। वो उसने बस एक चिट्ठी देनी है, उसने एक सिंपल सा एफिडेविट देना है, एक लेटर लिख के देना है कि जी मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है, मेरे पास कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पे शिफ्ट कर दिया कि भाई अब आप प्रूव करो कि आप इसे मेंटेन कर रहे हो, आप प्रूव करो कि आपने कुछ गलत नहीं किया। वो कई बार लेडी किसी स्कूल में टीचर है, कहीं गाँव में कुछ और पढ़ा रही है या कोई और छोटी मोटी नौकरी कर रही है, बट शी इज अर्निंग डिसेंटली वेल, 20-25,000 इनफ टू मेंटेन हरसेल्फ, लेकिन उसका वो बंदा प्रूफ नहीं दे पा रहा है। क्यों? कि अब नहीं पता, अगर मान लीजिए आप कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर बन के लगे हुए हैं और आप 2 साल से अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं रह रहे, वो हस्बैंड उसका प्रूफ लाने कोई तो होगा। अगर वो रह रही है किसी गाँव में, या तो वो इन लॉज के साथ रह रही है, मायके रह रही है जी, तो कोई तो होगा जो बता रहा होगा कि वो, अगर उनको मानिए किसी को पता है, अगर आपको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो कोई तो है जो आपको बता रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि हाँ किसी स्कूल में पढ़ा रही है। आजकल तो क्या है बात है, स्कूल में डायरेक्ट फोन करो, ये मेरी वाइफ है, कमा रही है, प्लीज आप एक सर्टिफिकेट। नहीं हो पाता है, नहीं वो पता कर पाता है। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने उनको खुद एडवाइस किया हुआ है
कि आप ही पता करने की कोशिश करिए कौन से स्कूल में पढ़ा रही है। पहली बात तो उसे यही नहीं पता कि उसे इस चीज़ का प्रूफ देना भी चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस, उसे ये बात पता ही नहीं है। वो बस ये सोच रहा है कि देखो मेरी वाइफ भी 20,000 रुपये कमा रही है, मैं ये बात जाके बोल दूंगा तो शायद मेरे को मेंटेनेंस अलाउंस नहीं देना पड़ेगा। उसको ये बात किसी ने बताई ही नहीं कि आप उसका एक सर्टिफिकेट ला के दिखाओ, या आप स्कूल से या मैडम की सैलरी स्लिप ला के दिखाओ, या स्कूल वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, या मान लीजिए वो कोई रिमोट एरिया में है, उसके पास फ़ोन का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या थोड़ा कट ऑफ भी हो सकते हैं, या दे कैन बी एनीथिंग। या वो जो भी बंदा उसे इन्फॉर्म कर रहा है कि मैडम उस स्कूल में पढ़ा रही है, शायद वो बंदा नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे पा रहा। बट आई नो दिस इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। हमारे पास ऐसे बहुत जवानों के और ऑफिसर्स के केसेस आते थे। कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिसर हैं, बराबर कमा रहे हैं, फिर भी हस्बैंड को ऑर्डर किया जा रहा है कि आप मैडम को पेमेंट दो।